the aftermath of US strikes on Venezuela and capture of Maduro, like the consequences of it. So, if we look at the political situation after the capture, क्या political situation थी in Venezuela after the capture of Maduro, the Venezuelan president? So, after Maduro's removal, वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रॉड्रिग्स, he became acting president. Like over 600 political prisoners were released. Over 600 political prisoners were released in the months following the event, and negotiations began for political reforms. And जो वेनेजुएलियन गवर्नमेंट है, मडुरो की सरकार, उसने इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को, की निंदा करी, क्योंकि भाई उनके प्रेसिडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस ने उठा लिया रातों रात. तो वेनेजुएलियन गवर्नमेंट, इट कंडेम्ड द ऑपरेशन एज imperialist imperialist aggression, किडनैपिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट को रातों रात किडनैप कर लिया. अ वायलेशन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, अ वायलेशन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, क्योंकि यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के जो कैपिटल है वहां पे रेड करके वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मडुरो, उसको कैप्चर कर लिया. तो इट इज लाइक अ एक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू द वेनेजुएलियन गवर्नमेंट. एंड जो वेनेजुएलियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने वेनेजुएलियन सिटीजन्स को से गुहार लगाई कि दे शुड प्रोटेस्ट इन द स्ट्रीट्स, दे शुड डिफेंड द कंट्री. एंड वेनेजुएलियन सिटीजन्स, लाइक आर्म्ड सिविलियन मिलिटियास, वेर मोबिलाइज्ड इन कैराकस. तो पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो लोगों के बीच में भी आक्रोश देखने को मिला, जनता सड़क पे आ गई, काफी दंगे किए, प्रोटेस्ट किए. एंड वी सॉ आर्म्ड सिविलियन, मतलब जो आम आदमी था वेनेजुएला का, वो हथियार लेके जो कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुएला है कैराकस, वहां पे हमको जुलूस देखने को मिला. So this is the political situation after the capture of the Venezuelan president Maduro by the US forces. If we talk about the international relations, international reactions, global responses, तो इंटरनेशनल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, ग्लोबल रिस्पॉन्सेस की बात करें, तो दे वर मिक्स्ड. लाइक कुछ कंट्रीज ने यूएस के इस कदम को सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज किया. तो ग्लोबल रिस्पॉन्स, मिक्स्ड ग्लोबल रिस्पॉन्स था. अगर हम सपोर्टिव कंट्रीज की बात करें तो some Latin American governments, they welcomed Maduro's removal. Some Latin American governments, they welcomed Maduro's removal. और वही अगर हम critical reactions की बात करें, like they were, there were countries जिन्होंने इसकी निंदा करी. तो मेक्सिको condemned violation of sovereignty. Several governments called for UN intervention. Even international organizations, they urged restraint, like यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने भी गुहार लगाई यूएसए की टू रिस्ट्रेंट. एंड यूएन, द यूनाइटेड नेशंस, इट वांट द ऑपरेशन कुड सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट. तो अगर हम इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें आफ्टर द कैप्चर ऑफ मडुरो बाय द यूएस फोर्सेस, द global responses were mixed. Some Latin American governments, they welcomed the Maduro's removal. On the other hand, Mexico and several other countries, it condemned the violation of sovereignty, and even the international organizations like United Nations, European Union, they warned the operation could set a dangerous precedent and they urged restraint. So this was the international reactions. अब अगर हम लीगल डिबेट की बात करें, अगर हम लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करें, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस ने रातों रात वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडुरो को कैप्चर कर लिया एंड यूएस लेके आ गए.
तो लीगली ये कितना वैलिड है, तो वी विल बी डिस्कसिंग द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूएस एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इस विषय में क्या कहता है, यूएस का लीगल पोजीशन क्या है। सो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने। डिड द यूएस वायलेट इंटरनेशनल लॉ? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया? कैन अ स्टेट मिलिट्री अरेस्ट अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट? क्या कोई दूसरे कंट्री की फोर्स किसी फॉरेन कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट लाइक प्रेसिडेंट को क्या वो अरेस्ट कर सकती है? क्या लीगली ये वैलिड है? एंड वाज दिस अ वायलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर? सो दीज आर लाइक सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, सो की आर्ग्यूमेंट्स फॉर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो कदम है, इट इज वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉ, एंड हाउ इट इज वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉ, लेट अस सी दैट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स। सो देर इज एन आर्टिकल 2 4 UN Charter. So under the Article 2, Section 4 of the UN Charter, this states that like under this act, states are forbidden from using force against territorial integrity or political independence of another state. तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में अंडर द आर्टिकल 2 सेक्शन 4 देर इज अ लॉ विच स्टेट्स दैट कोई भी कंट्री अपने फोर्स का यूज करके किसी दूसरे कंट्री के टेरिtoriयल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को हानि नहीं पहुंचा सकती। तो दैट इज द प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स। एंड यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का या ऑब्जर्वेशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने यूएस फोर्सेस के 150 एयरक्राफ्ट्स का यूज किया एंड स्पेशल फोर्सेस का भी यूज किया टू कैप्चर मडुरो। तो यहाँ पे साफ साफ यूज ऑफ फोर्स हमको देखने को मिला। एंड दिस यूज ऑफ फोर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, इट्स द वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट इम्यूनिटी। हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, तो बेसिकली customary international law, it generally grants sitting heads of state absolute personal immunity from the criminal jurisdiction of foreign states. So absolute personal immunity, but यहाँ पे critics ने ये आर्ग्यू किया कि that even if Maduro was considered an illegitimate leader by the US, he still exercised effective control over Venezuela, meaning his forcible removal and trial in New York violated this principle. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इम्यूनिटी का भी उल्लंघन किया यूएस फोर्सेस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी के तहत अगर कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट है, सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट है, he will be given absolute personal immunity from the criminal jurisdiction of foreign states। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पे बात हो रही है एब्सोल्यूट पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल jurisdiction ऑफ फॉरेन स्टेट्स, दैट इज द हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि मडुरो जो है वो क्रिमिनल है, वो इलिजिटिमेट है, और वो क्या कर रहा है, यूएस में आतंक फैला रहा है, नार्को टेररिज्म फैला रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग करवा रहा है। एंड उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कदम उठाया। बट हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी के तहत अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट किसी कंट्री का लाइक वेनेजुला का, अगर वो सिटिंग प्रेसिडेंट है, तो यूएस के पास इतना राइट नहीं है कि वो उसको कैप्चर कर ले बिकॉज ऑफ द हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी। सो आइडियली द सिनेरियो शुड बी कि अगर यूएस को मदुरो से कोई दिक्कत है, तो देन he should like US should consult with the government and with the people of Venezuela. Like
पीपल ऑफ वेनेजुला कैन टेक एक्शंस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, क्योंकि वो भाई वेनेजुला का हेड ऑफ स्टेट है। तो उसके साथ करना क्या है, कि वो बुरा है अच्छा है, वो वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। यूएस के पास ये राइट नहीं है। बिकॉज ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इम्यूनिटी, मडुरो वॉज गिवन द एब्सोल्यूट पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएस। अगला इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, लैक ऑफ यूएन मैंडेट और सेल्फ डिफेंस। तो इंटरनेशनल लॉ, इट अलाउज फॉर द यूज ऑफ फोर्स ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और इन सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट एन आर्म्ड अटैक। तो देखो बात ऐसी है कि इंटरनेशनल लॉ का ये कहना है कि अगर कोई कंट्री अगर फोर्स का यूज कर रही है किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ, तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उस कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर सेल्फ डिफेंस में वो ये काम कर सकता है। और सेल्फ डिफेंस में इन रेस्पॉन्स टू द आर्म्ड अटैक, अगर कोई कंट्री अटैक कर रही है किसी दूसरी कंट्री पे, देन दैट कंट्री कैन काउंटर अटैक, दैट इज लीगल, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमिशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे तर्क ये लगाया गया है कि ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की ये शिकायत है कि वेनेजुला की जो सरकार है वो एक तरीके का अटैक कर रही है यूएस पे, क्योंकि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है मडुरो, ही इज इन्वॉल्व इन नार्को टेररिज्म एंड ही इज कॉजिंग ट्रबल इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दैट्स वाई यूनाइटेड स्टेट्स वाज फोर्स्ड टू टेक दिस एक्शन। बट ड्रग ट्रैफिकिंग इज नॉट इक्वल टू आर्म्ड अटैक, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आर्म्ड अटैक का ही आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कंट्री पे अटैक कर दो। यू हैव टू फिगर आउट सम अदर वेज टू डील विद दैट। सो दैट्स द आइडिया। तो लैक ऑफ यूएन मैंडेट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन नहीं लिया, और यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का भी कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वेनेजुला ने डायरेक्टली यूएस पे अटैक तो नहीं किया। तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन दिख रहा है। एंड अगला पॉइंट है वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस and many nations including China, Russia, France call this operation a dangerous precedent violating Venezuelan sovereignty, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला की सवर्निटी का वायलेशन किया है। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चार हमने तर्क डिस्कस किए, चार लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए जहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया। सो प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स, हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, लैक ऑफ यूएन मैंडेट सेल्फ डिफेंस एंड वायलेशन ऑफ सवर्निटी। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स की लीगल पोजीशन को डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या कहना है ऑन दिस एक्ट ऑफ द कैप्चर ऑफ मडुरो बाय द यूएस फोर्सेस। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है, उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट की बात कर दी। उन्होंने जो तर्क दिया वो दिया लॉ इन्फोर्समेंट का, लॉ इन्फोर्समेंट रैशनल। तो यूएस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, they argued that the mission was a legitimate effort to execute a federal arrest warrant for narco terrorism. They framed Maduro not as a legitimate president but as a criminal fugitive. तो यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे तर्क है लॉ इन्फोर्समेंट का। यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि मडुरो की जो सरकार है वो नार्को टेररिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एंड नार्को टेररिज्म की वजह से यूएस को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। एंड यूएस का ये जो भी कदम है, इट इज एन एक्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ने मडुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे उनको क्रिमिनल फ्यूजिटिव कह के फ्रेम किया एंड नॉट लेजिटिमेट प्रेसिडेंट, सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट नार्को टेररिज्म। तो यूनाइटेड स्टेट्स का साफ साफ कहना था कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट नार्को टेररिज्म।
तो यूनाइटेड स्टेट्स इन्वोक्ड आर्टिकल 51 of the UN Charter, claiming it was defending its citizens from a transnational criminal threat that functioned like an armed attack due to the deadly consequences of drug importation. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यहाँ पे एक लीगल हथियार यूज किया। यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वोक्ड आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर एंड यूनाइटेड स्टेट्स क्लेम्ड दैट ये जो भी उन्होंने मडुरो को कैप्चर किया, इट वाज अ डिफेंडिंग एक्ट, इट वाज एन एक्ट टू डिफेंड द यूएस सिटीजन्स फ्रॉम अ ट्रांसनेशनल क्रिमिनल थ्रेट दैट फंक्शनड लाइक एन आर्म्ड अटैक ड्यू टू द डेडली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग इंपोर्टेशन। तो ये हमने लीगल डिबेट डिस्कस करी। तो इंटरनेशनल लॉ के भी हमने काफी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए एंड यूएस की लीगल पोजीशन को भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। तो दोनों को हमने कंपेयर किया इन दिस लीगल डिबेट। अब हम डिस्कस करेंगे ऑयल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब जैसे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट मडुरो का कैप्चर किया और रातों रात वेनेजुएला के कैपिटल सिटी पे अटैक किया, एयर स्ट्राइक्स करे, तो यूनाइटेड स्टेट्स का ऑयल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे, ऑयल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अगर हम वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो वेनेजुएला होल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व है पूरे विश्व में वो वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, अप्रोक्सीमेटली 303 से 304 बिलियन बैरल्स, which is a very big number. This represents roughly 17 to 19% of global total, surpassing Saudi Arabia, surpassing Saudi Arabia. तो ये हमको एक बहुत अच्छी बात पता चली कि वेनेजुएला के पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। लाइक 17 से 19% का जो ग्लोबल टोटल की अगर हम बात करें वो वेनेजुएला के पास है। और सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है। और वेनेजुएला जो है वो अमेरिका के बहुत पास में है, क्योंकि भाई साउथ अमेरिका में है वेनेजुएला। तो इट्स वेरी नियर बाई एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स का ऑयल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है। सो देर इज अ ओरिनोको बेल्ट, द ओरिनोको बेल्ट, इट इज द ग्लोबल हब फॉर द क्रूड ऑयल। तो ओरिनोको बेल्ट को, लाइक ओरिनोको ऑयल बेल्ट, इसको फाजा डेल ओरिनोको भी कहते हैं। ये ग्लोबल हब है ऑयल का। लगभग 20% ऑफ वर्ल्ड्स हैवी एंड एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल इज फाउंड इन दिस बेल्ट। अगर हम जियोलॉजिकल स्केल की बात करें ऑफ दिस बेल्ट तो 55,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया है। एंड दिस बेल्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर मेन प्रोडक्शन एरियाज: बोयाका, जुनिन, आयाचुचो एंड काराबोबो। अब मैसिव पोटेंशियल है इस बेल्ट का। सो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से इट एस्टिमेटेड द ओरिनोको बेल्ट कुड कंटेन अप टू 900 से 1400 बिलियन बैरल्स ऑफ टोटल हैवी क्रूड, विच इज अ वेरी बिग नंबर। लगभग लाइक 900 टू 1400 बिलियन बैरल्स ऑफ हैवी क्रूड, जिसमें कि विद 380 टू 652 बिलियन बैरल्स कैन बी रिकवर्ड, इट इज टेक्निकली रिकवरेबल। तो ओरिनोको बेल्ट, ऑयल बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो बेल्ट है इट इज अराउंड वेनेजुएला ओनली, बट देर आर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस ऑयल बेल्ट। एंड व्हाट आर दोस? यहाँ पे जो कच्चा तेल पाया जाता है वो एक्स्ट्रा हैवी है। लाइक
tar like crude. Need for dilutants, we need dilutants. Complex refining, सिंस कच्चा तेल बहुत हैवी है, डाइल्यूटेंट्स की आवश्यकता है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है. दिस क्रूड हैज अ हाई सल्फर एंड हैवी मेटल कंटेंट, एंड हाई सल्फर एंड हैवी मेटल कंटेंट की वजह से कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग प्रोसेस है, रिक्वायरिंग सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपेंसिव अपग्रेडर्स और स्पेशलाइज्ड रिफाइनरीज मोस्टली लोकेटेड इन द यूएस गल्फ कोस्ट टू टर्न इट इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स. तो इसको यूजेबल प्रोडक्ट्स में बनाना काफ़ी टफ है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो रिफाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज ये जो कच्चा तेल है ये हैवी है, एक्स्ट्रा हैवी है, इसमें हाई सल्फर एंड हैवी मटेरियल कंटेंट है. सो रिजर्व्स वर्सेस प्रोडक्शन गैप. अब एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी. सो एज ऑफ मार्च 2026 देर इज अ स्टार्क disconnect between Venezuela's underground wealth and its actual market output. तो अभी अगर हम वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो मडुरो ने, मतलब मडुरो के अंतर्गत, मडुरो की जो सरकार थी उसके तहत वो पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल है बट उसके हिसाब से एक्चुअल मार्केट आउटपुट इज लेस देन वन. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वेनेजुएला की जो अंडरग्राउंड वेल्थ है वो लगभग 17% है ऑफ द ग्लोबल टोटल. इतना कच्चा तेल होने के बावजूद भी एक्चुअल मार्केट आउटपुट इज लेस देन 1%. तो पूरे विश्व में जितना क्रूड ऑयल की सप्लाई है, वेनेजुएला का कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, डिस्पाइट इट बीइंग होल्डिंग द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे हमको एक बहुत बड़ा कोलैप्स देखने को मिल रहा है, आउटपुट कोलैप्स हमको देखने को मिल रहा है, लाइक लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल सप्लाई. इंफ्रास्ट्रक्चरल डीके. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डीके, बिकॉज डेकेड्स ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड सैंक्शंस have left the industry in ruins. Experts estimate that more than 12,000 wells, जो कुएं हैं कच्चे तेल के 12,000 से ज्यादा इन द ओरिनोको बेल्ट, एंड फ्यूअर देन 2,000 आर करेंटली फंक्शनल. तो मतलब कि ओरिनोको बेल्ट में जो 12,000 से भी ज्यादा जो कच्चे तेल के कुएं हैं उसमें सिर्फ 2,000 ही ऑपरेशनल है. 8,000 कुएं तो अभी ऑपरेशनल ही नहीं है, मतलब वहां से तो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन अभी हो ही नहीं रहा है. मतलब 10,000 से ज्यादा जो ऑयल वेल्स हैं अभी वो यूटिलाइज ही नहीं करेगा. तो इट इज लाइक अ वेरी बिग गैप एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स. अब जो वेनेजुएला की जो इंडस्ट्रीज है, ऑयल इंडस्ट्री, उनको पैसे की जरूरत है, दे नीड इन्वेस्टमेंट, दे नीड इन्वेस्टमेंट. तो रिटर्निंग टू हिस्टोरिकल प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ 3.5 मिलियन barrels per day, it requires over $180 billion in investment over the next 15 years. तो वेनेजुएलियन ऑयल इंडस्ट्री को 180 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट चाहिए ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स. तो हमने वेनेजुएला का जो ऑयल मार्केट है उसको डिस्कस किया. हमने ये डिस्कस किया कि वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. हमने ओरिनोको बेल्ट की बात करी, जो कि 20% ऑफ द वर्ल्ड्स हैवी एंड एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल का गढ़ है वो. एंड हमने टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी देखे कि एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल है तो कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग प्रोसेस है. और हमने वेनेजुएला का ऑयल इंडस्ट्री का जो बुरा हाल है वो देखा कि लाइक 17% से ज्यादा का ग्लोबल मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ द क्रूड ऑयल. मतलब इतना ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है, बट अगर प्रोडक्शन की बात करें तो लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई. तो वहां पे हमने देखा कि ऑयल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है, एंड वेनेजुएलियन इंडस्ट्रीज को 180 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स टू ऑपरेट, टू बाउंस बैक. अब यूनाइटेड स्टेट्स का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इन द वेनेजुएलियन ऑयल? एनर्जी सिक्योरिटी. देखो अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ना मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था,
अब वेनेजुला इज अ वेरी गुड मार्केट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, so for energy security can one of the potential motive for oil and economic interest. कंट्रोल ऑफ ऑयल सप्लाई, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुला के थ्रू ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो वो एक तरीके से पूरे लाइक ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल एनर्जी ट्रेड को कंट्रोल कर पा रहा है। एंड रिवाइविंग वेनेजुलियन ऑयल प्रोडक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है फॉर द कैप्चर ऑफ मडुरो, क्योंकि मडुरो के अंडर, व्हेन मडुरो वाज द प्रेसिडेंट, वेनेजुलियन ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। वेनेजुलियन ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स का ये भी एक वजह हो सकता है फॉर द कैप्चर ऑफ मडुरो, सो दैट दे कैन रिवाइव द वेनेजुलियन ऑयल प्रोडक्शन। एंड अल्टीमेटली one of the very important goal or the objective of US is to reduce the influence of Russia, China and Iran in the region. अभी हाल ही के सालों में हमको रशिया, चाइना एंड ईरान का इन्फ्लुएंस देखने को मिला इन वेनेजुला। तो अगर हम रशिया की बात करें, अब बात ऐसी है कि देखो, वेनेजुला ने रशिया के डिफेंस सिस्टम्स यूज किए। लाइक वेनेजुला का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो रशियन मेड थे, लाइक S-300, बक M2। एंड जब यूनाइटेड स्टेट्स ने एयर स्ट्राइक्स किया ऑन वेनेजुला, दीज डिफेंस सिस्टम्स दे फेल्ड कंप्लीटली। तो रशिया का क्या रिएक्शन रहा ऑन द कैप्चर ऑफ मडुरो? रशिया वॉज साइलेंट, नो कॉन्क्रीट मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू रिवर्स द आउटकम। हमको मिलिट्री फेलियर भी देखने को मिला, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ रशियन डिफेंस सिस्टम्स, यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस वेर एबल टू पेनिट्रेट वेनेजुएलन एयर स्पेस एंड कैप्चर्ड मडुरो। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना का क्या रिस्पॉन्स था? तो देखो, चाइना का अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें ऑन वेनेजुला, चाइना ने वेनेजुला को बहुत ज्यादा लोन दे रखा है। ओवर $60 बिलियन से भी ज्यादा का लोन दे रखा है सिंस 2007। एंड वेनेजुला इज पेइंग बैक दैट लोन इन टर्म्स ऑफ ऑयल। वेनेजुला चाइना को कच्चा तेल सप्लाई करती है एज अ रीपेमेंट फॉर द लोन। अब वेनेजुला की सरकार बदल गई। अब वेनेजुला में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो US बैक्ड है, एंड US सैंक्शंस रिलीफ भी हमको देखने को मिल रहा है। एंड द एम इज टू लिमिट द चाइनीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि अब चाइना के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सिक्योरिटी ऑफ दीज लोन्स, क्योंकि चाइना ने वेनेजुला को इतना जो मोटी रकम दी है, $60 बिलियन, चाइना यही चाहेगा कि ऑयल एक्सेस बना रहे सो दैट वो उस रकम को वसूल ले। अब वेनेजुला में US का बहुत ज्यादा हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। एंड चाइना के सामने ये एक बहुत बड़ा डर है कि जो नई सरकार बनेगी, इट में शट डाउन द एसेट्स ऑफ चाइना। लाइक द चाइना ने वेनेजुला में स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन बनाया है, वो भी शट डाउन हो सकता है। एंड जो नई सरकार बनेगी वेनेजुला में, हो सकता है कि वो चाइना को सप्लाई ना करे ऑयल। सो चाइना के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज ऑफ द कैप्चर ऑफ मडुरो। एंड ईरान की अगर हम बात करें, तो ईरान के लिए ये एक ऑपरेशनल ब्लो है, क्योंकि ईरान क्या करता था, ईरान का इन्फ्लुएंस क्या था वेनेजुला में? ईरान इलिसिट फंड, गुड्स एंड पर्सनल मूवमेंट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर करता था वाया वेनेजुला। सो वेनेजुला वाज अ की पार्टनर ऑफ ईरान इन घोस्ट फ्लीट ऑपरेशंस फॉर सैंक्शनड ऑयल, क्योंकि ईरान पे भी यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे, क्योंकि ईरान क्या था, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रहा था। एंड इसराइल नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, ना अमेरिका चाहता था। इसलिए अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। एंड ईरान ने क्या किया, वेनेजुला के साथ पार्टनरशिप करी, एंड इलीगली वो वेनेजुला को ऑयल भेजता था, एंड वेनेजुला से वो ऑयल, ईरान का ऑयल, US जाता था। तो दैट इज द घोस्ट फ्लीट। अब जब वेनेजुला में US का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो ईरान के लिए क्या नुकसान होगा? ये जितने भी टैंकर्स होंगे, US विल सीज इट, स्क्वीजिंग द इकोनॉमिक लाइफलाइन। तो ये जो भी घोस्ट फ्लीट है
वो कट डाउन हो जाएगा। तो दिस इज द ऑयल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ने रातों रात वेनेजुएला पे हवाई हमला किया एंड वहाँ के प्रेसिडेंट मडुरो को कैप्चर किया। तो उसके पीछे ऑयल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन यूएस लैटिन अमेरिका रिलेशंस। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जब वेनेजुएला पे हमला किया, हवाई हमला, एंड वहाँ के प्रेसिडेंट मडुरो को कैप्चर किया, तो इस घटना का यूनाइटेड स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिका, दैट इज द साउथ अमेरिका, के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, इंक्रीज द डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। अब लैटिन अमेरिका, स्पेशली वेनेजुएला या मेक्सिको, वो और ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से मतलब उसका भरोसा उठ गया। नाउ वी कैन सी रिन्यूड डिबेट्स ऑन यूएस इंटरवेंशनिज्म। यहाँ पे यूएस ने फिर से साबित कर दिया कि वो किसी भी कंट्री में घुस सकता है, अपनी फोर्सेस का प्रयोग कर सकता है। चेंजेस इन रीजनल अलायंसेस। अब देखो, इस एक्ट की वजह से बाकी कंट्रीज भी डर गई। लाइक कोलंबिया में भी जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी, वहां पे भी एक डर का माहौल क्रिएट हो गया। एंड लैटिन अमेरिका की काफी सारी कंट्रीज डर गई। एंड अब वो अमेरिका से दोस्ती करना चाहेगी, क्योंकि उसको भी पता है, उन कंट्रीज को पता चल गया कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ नार्को टेररिज्म करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग करेंगे, तो अगला नंबर उनका लग सकता है। तो दैट इज द चेंजेस इन रीजनल अलायंसेस। अब लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोस्ती करना चाहेंगी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी यूएस पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अब ये जो भी यूएस के विरोधी थे, लाइक चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, या फिर लैटिन अमेरिका की भी जो कंट्रीज थी जो यूएस के अगेंस्ट है, उनको एक बात मिल गई। उनके लिए एक एक बहुत बड़ा उनको एक मुद्दा मिल गया, टू क्रिटिसाइज द यूएस। एंड कुल मिला के ये जो भी घटना है, दिस इंसिडेंट में रीशेप वेस्टर्न हेमिस्फीयर जियोपॉलिटिक्स। ये घटना वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल सकती है। तो अगर हम इम्पैक्ट ऑफ यूएस लैटिन अमेरिका रिलेशंस को और डिटेल में डिस्कस करें, तो मार्च 2026 की अगर हम बात करें, तो देखो बात ऐसी है कि अब हमको, लाइक आफ्टर द ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, लाइक द कैप्चर ऑफ मडुरो बाय द यूएस फोर्सेस, कंप्लीट चेंज हमको देखने को मिलेगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ न्यू रियलिज्म इन टर्म्स ऑफ द यूएस लैटिन अमेरिका रिलेशंस। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द रिस्टोरेशन ऑफ द मॉनरॉय डॉक्ट्रिन। तो देखो, बात ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स मडुरो को 10 साल से भी ज्यादा से झेल रही थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को देख रही थी कि कैसे मडुरो वेनेजुएला की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है, कैसे वहाँ के लाइक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा रहा है, एंड कैसे वो नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग करके यूनाइटेड स्टेट्स को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, रशिया, ईरान। अब ये जो कदम था ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द कैप्चर ऑफ मडुरो, मडुरो कैप्चर ऑन 3 जनवरी 2026, इट सिग्नल्ड द एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। अब ये जो कदम था, इट वाज द एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत बर्दाश्त कर लिया और फाइनली उसने कदम उठा ही लिया, एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज री एस्टैब्लिशिंग वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज एक्सक्लूसिव स्पीयर। क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये प्रूव कर दिया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ना तो रशिया, ना वो चाइना, ना वो ईरान को आने देगा। सो यूनाइटेड स्टेट्स री एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। यहाँ पे हमको देखने को मिला सिक्योरिटी ओवर सवर्निटी।
तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का कदम था, यहाँ पे हमको देखने को मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रायोरिटाइजिंग हेमिस्फेरिक सिक्योरिटी, wherein the priority is removal of transnational criminals और rival states। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को ये बता दिया कि नाउ अमेरिका हैज लॉस्ट द स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड इट इज प्रायोरिटाइजिंग हेमिस्फेरिक सिक्योरिटी, जहाँ पे कि अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एक्सक्लूसिव स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाहता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि लैटिन अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी नहीं चाहेगा कि लैटिन अमेरिका में रशिया, चाइना या ईरान का इन्फ्लुएंस हो, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हो। अगर ऐसा होगा तो अमेरिका, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, विल टेक एक्शन। एंड यहाँ पे एक और हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली, दैट इज द ट्रम्प कोरोलरी। सो दिस डॉक्ट्राइन, Trump corollary doctrine, suggests that any regime facilitating the presence of extra-regional rivals or engaging in narco-terrorism risk direct US military or specialized law enforcement action। तो मतलब ट्रम्प कोरोलरी का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री एक्स्ट्रा रीजनल राइवल्स ऑफ अमेरिका, लाइक रशिया, चाइना या ईरान के साथ हाथ मिलाती है, या नार्को टेररिज्म करने की कोशिश करती है जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है, तो फिर उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। दैट इज अ ट्रम्प कोरोलरी। तो कुल मिला के हमको अब ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस बना के रखेगा। इट हैज ended the strategic patience era and it is prioritizing hemispheric security. So now we can see the geopolitical realignment, the new alliance। अब देखो बात ऐसी है कि लैटिन अमेरिका में भी हमको काफी लाइक सरप्राइजिंग रेस्पॉन्सेस देखने को मिले, जहाँ पे कि हमने देखा कि कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर एंड यूक्योडोर, they have formed a tight security and economic bloc with Washington। तो इनको हमने नाम दिया इंटीग्रेशनिस्ट। लाइक दीज कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करी एंड दे हैव अडॉप्टेड द यूएस आयरन फर्स्ट मॉडल अगेंस्ट गैंग्स लाइक ट्रेंडे, एराग्युआ एंड आर रिवार्डेड विथ प्रिफरेंशियल ट्रेड एक्सेस एंड मिलिट्री एड। मतलब इन इन लोगों ने, इन कंट्रीज ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई करी, मतलब एक आवाज उठाई, लाइक आयरन फर्स्ट मॉडल अगेंस्ट द कार्टल्स, द ड्रग कार्टल्स, द गैंग्स, द ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशनिस्ट देखने को मिला। इसी तरीके से वी हैव क्रिटिकल pragmatists like Brazil and Mexico। So they are large powers like Brazil and Mexico. They officially condemned the violation of Venezuela's sovereignty but maintained deep economic ties with the US to avoid secondary sanctions। तो जो लैटिन अमेरिका के नेशंस जो यूएस के अगेंस्ट थे, ब्राजील एंड मेक्सिको, उन्होंने भी ज्यादा यूएस के साथ पंगा लिया नहीं। दे मेंटेन्ड डीप इकोनॉमिक ties with the US to avoid sanctions। So they are currently negotiating neutrality protocols to keep their trade corridors open। And we have isolated remnants, that is Nicaragua and Cuba। They find themselves in a state of high alarm with their primary regional benefactor Maduro in a New York jail. They are facing unprecedented economic isolation and a surge in US backed internal dissent। तो कुल मिला के हमको ये देखने को मिला, अगर हम जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात करें तो न्यू अलायंसेस हमको देखने को मिले, जहाँ पे कि कुछ कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका लाइक अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर एंड यूक्वेडोर,
they became the integrationist. So they established even deep ties with US to fight against drug cartels. And जो यूएस के अगेंस्ट थे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड मैक्सिको, क्रिटिकल प्रैग्मेटिस्ट, उन्होंने भी यूएस के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज को जारी रखा. डिस्पाइट दे आर क्रिटिसाइजिंग द एक्ट, they are still continuing their trade with the US to avoid sanctions. And isolated remnants, कुछ और जो countries हैं like Cuba, they also maintained economic ties with the US. तो कुल मिला के यूनाइटेड स्टेट्स का जो कदम था, उसने लैटिन अमेरिका में एक, कहते हैं ना, डर क्रिएट कर दिया. एंड कोई भी लैटिन अमेरिकन कंट्री यूएस के साथ पंगा लेने के मूड में नहीं है. इसमें तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, दैट इज द नियर शोरिंग इकोनॉमिक शिफ्ट. तो देखो, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो थी ग्लोबलाइजेशन. बट अब यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल बदल गई है. नाउ इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम ब्रॉड ग्लोबलाइजेशन टू स्ट्रैटेजिक नियर शोरिंग. तो पॉलिसी शिफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि यूएस, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम ब्रॉड ग्लोबलाइजेशन टू स्ट्रैटेजिक नियर शोरिंग. तो देखो, ब्रॉड ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था. बट अब वो सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है. उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक नियर शोरिंग. वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेन गोल है वो है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस वो बनाए. सो दैट इज द स्ट्रैटेजिक नियर शोरिंग. डीकपलिंग फ्रॉम चाइना. तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स पूरा जोर लगा रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर से चाइना को बिल्कुल बाहर कर दिया जाए. तो यूनाइटेड स्टेट्स इज इंसेंटिवाइजिंग यूएस फर्म्स like American companies to move supply chains out of East Asia and into Mexico, Colombia and Caribbean. Resource nationalism, and इसमें lithium triangle बहुत important है. So a primary friction point is the lithium triangle, that is the Chile, Argentina and Bolivia. This is the lithium triangle. Now the goal of the US is, so the US is using a mix of depth for resource swaps and diplomatic pressure to ensure that critical minerals for the electric vehicle and artificial intelligence industries are sold to Western firms rather than Chinese state owned enterprises. तो दैट इज द नियर शोरिंग इकोनॉमिक शिफ्ट. तो अब हमको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बिल्कुल शिफ्ट हो गई है फ्रॉम ब्रॉड ग्लोबलाइजेशन टू स्ट्रैटेजिक नियर शोरिंग, वेर इन इट इज, इट वांट्स की मैक्सिको, कोलंबिया, कैरेबियन लाइक लैटिन अमेरिका से चाइना का इन्फ्लुएंस, रशिया का इन्फ्लुएंस, ईरान का इन्फ्लुएंस वो बिल्कुल हटाना चाहता है. जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन कंपनीज को इंसेंटिव्स दे रहा है कि आप ईस्ट एशिया से मूव करके लैटिन अमेरिका में आइए एंड वहां पे सेटअप करिए. एंड वो ये भी चाहता है कि अमेरिकन कंपनी शुड हैव द कंट्रोल, फुल एक्सेस ऑफ द लिथियम ट्रायंगल इन द लैटिन अमेरिका, सो दैट ये जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं फॉर ईवी एंड एआई, that should be given to the American companies and not to the Chinese or Russian companies. So that is the nearshoring economic shift. Migration as a security issue. So migration remains the most volatile domestic issue in the US Latin America relations. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब भी हम यूनाइटेड स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिका की रिलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे माइग्रेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज माइग्रेशन इज द मोस्ट वॉलेटाइल डोमेस्टिक इश्यू. अब यूनाइटेड स्टेट्स ने लाइक एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ बॉर्डर्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रेशर्ड रीजनल पार्टनर्स टू एक्ट एज बफर जोन्स. तो यूनाइटेड स्टेट्स चाहती है कि लैटिन अमेरिका शुड एक्ट लाइक बफर जोन्स. So under the 2026 migration accords, countries like Panama and Mexico receive significant funding to intercept and deport migrants before they reach the US border. तो like United States want कि
Latin American countries like Panama and Mexico, they should act like buffer zones, wherein अगर किसी को भी यूएस आना है तो पहले वहां पे आना पड़ेगा, पनामा एंड मेक्सिको, एंड वहां से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, एंड जो वैलिड होंगे उन्हीं को यूएस पहुंचाया जाए. एंड repatriation deals. So US has began large-scale repatriation flights for Venezuelan nations, framing the country as safe now that the Maduro regime has been dismantled. तो देखो बात ऐसी है कि जब मडुरो का राज था तो 8 मिलियन से ज्यादा वेनेजुलियन वेनेजुएला छोड़ के चले गए, भाग भाग के चले गए, क्योंकि वेनेजुएला का बहुत बुरा हाल कर दिया, वहां की इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह कर दिया मडुरो ने, मडुरो की सरकार ने. तो अब बात ऐसी है कि सिंस मडुरो इज बिन कैप्चर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुलियंस को दिलासा दिया कि अब आप वापस जा सकते हैं, अब आपकी कंट्री प्रोग्रेस करेगी. एंड इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स दे लॉन्च लार्ज स्केल फ्लाइट्स आल्सो फॉर वेनेजुएलन नेशनल्स सो दैट दे कैन कम बैक टू वेनेजुला. एनर्जी हेजेमोनी. अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाय रीगेनिंग अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेनेजुएलियंस ऑयल रिजर्व्स, द यूएस हैज गेन्ड अ मैसिव जियोपॉलिटिकल लीवर. क्योंकि ये तो हमको बिल्कुल पता चल गया कि भाई अब वेनेजुला में यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत तगड़ा हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा. एंड नाउ यूनाइटेड स्टेट्स हैज गॉट द एक्सेस टू द वेनेजुला's oil reserves, and it's a very powerful massive geopolitical lever. अब यूनाइटेड स्टेट्स कैन यूज वेनेजुएलियन crude to stabilize global energy prices, directly undermining the leverage of OPEC plus and the Russian energy economy. अब यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल क्रूड प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, एंड कॉर्पोरेट रिटर्न्स लाइक मेजर यूएस फर्म्स लाइक Chevron, ConocoPhillips have returned to Caracas under General License 50, which grants them operational control over fields in exchange for strict oversight that ensures no funds reach former regime royalists. तो बेसिकली अब हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स जब पिक्चर में आया तो अब चाइनीज कंपनीज को हटा के वेनेजुएला में यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी फिर से आ गई वापस. एंड अब दे विल बी कंट्रोलिंग द वेनेजुएलियन ऑयल इंडस्ट्री. अब अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, लाइक हम डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर मैथ ऑफ यूएस स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला एंड कैप्चर ऑफ मडुरो, एंड व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट्स. So following the crisis, if we talk about the recent developments, so the United States and Venezuela, they began restoring diplomatic relations. अब इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से हमको रिस्टोर होते हुए दिख रहे हैं. Efforts started to rebuild Venezuela's oil sector. The transnational government initiated economic reforms, and all these steps aim to stabilize the country after years of political turmoil. So that is the recent developments.